नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डेविल्स बुक यानी भूत प्रेत और आत्माओं से संबंधित कहानियाँ। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। वैसे तो मानव का जीवन खुद ब खुद एक सफ़र है। इस सफ़र में कभी उसे खुशियाँ मिलती हैं, कभी गम। इसी जीवन रूपी सफर में मानव अनेकों वाहनों की यात्राएं भी करता है। हर यात्रा उसके जीवन में कुछ न कुछ नया ज्ञान छोड़कर जाती है। कुछ यात्राएं उसके जीवन में रोमांच, खुशियां और मस्ती ले आती हैं, परंतु कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जो उसके जीवन में एक डर या दहशत की याद छोड़ जाती हैं, जो जीवन पर्यंत उसको वह यात्रा का विवरण भूलने नहीं देती। उस यात्रा में हुई घटनाएं उसके जीवन में छोटे छोटे रूप में कभी न कभी आ ही जाती हैं, जो उसको उन भुला देने वाली घटनाओं की याद दोबारा ताज़ा करा देती हैं। मेरी आज की यह घटना पूर्णतः वास्तविक है, जो कि मेरे एक परम मित्र के दादाजी के साथ घटित हो चुकी है। मेरा शहर भूतों के शहर भानगढ़ के नज़दीकी है और मेरे परम मित्र का गांव भी भानगढ़ के पास है, या यूं कह लीजिए भानगढ़ में उनके गांव के लोगों का रोज का आना जाना रहता है। उनके कुछ खेत भानगढ़ के हिस्से में भी पड़ते हैं, अतः उस गांव के निवासी अपना नित्य कर्म सूरज उगने के पश्चात एवं छुपने से पहले ही कर लिया करते थे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज से लगभग 70 साल पहले उस समय यातायात के इतने साधन उपलब्ध न थे, तो ज़्यादातर लोग रेल या बस का ही उपयोग करते थे। वो भी गिनी चुनी ही चला करती थी। हमारी कहानी के मुख्य किरदार हैं बृजमोहन शर्मा, जिनका गांव भानगढ़ के पास गोला का बांस, जो कि अलवर से लगभग 2.5 घंटे से 3 घंटे की और जयपुर से 1:45 से 2 घंटे की दूरी पर स्थित है। बृजमोहन जी, जिनके पिताजी जयपुर में एक सरकारी विद्यालय में अध्यापक थे, वहां जयपुर में वे अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहा करते थे। और बृजमोहन शर्मा जी बचपन से ही जयपुर में रहते थे। इस घटना के समय इनकी आयु लगभग 20 वर्ष थी और इनकी भी नौकरी शिक्षा विभाग में लगी हुई थी, परंतु यह अपना पुश्तैनी कार्य भी किया करते थे, जैसे शादी, जनेऊ, संस्कार आदि कराना। 22 वर्ष की उम्र तक आते आते ये मुश्किल से 5-6 बार अपने गांव गए थे। गांव में इनके चाचा, दादी, काका, बाबा, भाई, बाकी परिवार वाले रहते थे। बचपन में जब भी ये गांव जाते थे तो इनकी दादी और माँ इन्हें सांझ ढले ही भूतों के डर से जल्दी भोजन करा के सुला दिया करती थी। परंतु अब जवानी में पढ़ने लिखने के बाद ये नहीं मानते थे कि भूत वास्तव में होते हैं। जैसा कि ज़्यादातर पढ़े लिखे व्यक्ति भूतों के अस्तित्व को नकार देते हैं, परंतु यह सत्य है। जिस तरह एक दुनिया उस परम पिता परमेश्वर की है, दूसरी दुनिया हम आम मनुष्यों की है, इसी तरह तीसरी दुनिया इन दुष्ट शक्तियों की भी है। परंतु यह खेल तो देखिए, मानव अपनी बनाई हुई दुनिया को छीड़ करने में लगा हुआ है और ये दुष्ट शक्तियाँ इनको अपनी दुनिया के विकास के लिए किसी तरह की मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वह सब कार्य तो मानव स्वयं कर देता है। बात शुरू होती है गर्मियों की शुरुआत से। इनके जयपुर वाले घर पर अलवर शहर से शादी का निमंत्रण आया, जिसमें यह सपरिवार जाने वाले थे और लौटते हुए अपने गांव भी जाना चाहते थे। परंतु विवाह तिथि के ठीक 2 दिन पहले बृजमोहन के पिताजी का स्वास्थ्य खराब हो गया। जाना जरूरी था, तो अब यह जिम्मेदारी बृजमोहन जी के सर पर आ गई थी। तो आगे की कहानी बृजमोहन जी की जुबानी। सवेरे 5 बजे की पहली बस पकड़ मैं सीधे अलवर पहुंचा। मैंने सोचा 4-5 घंटे विवाह समारोह में सम्मिलित होकर एक रात गांव में रुक जयपुर वापस लौट जाऊंगा और पिताजी के स्वास्थ्य की सूचना भी चाचा जी को दे आऊंगा। उस वक्त आज की तरह संचार व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। चिट्ठी डाक पहुंचने में काफ़ी समय लगता था और फ़ोन तो शायद ही गांव में किसी के घर में हो। विवाह में सम्मिलित होने के उपरांत
मैंने 3 बजे की बस पकड़ी जो मेरे गांव से होकर जा रही थी। दोपहर की बस में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो मुझे खिड़की वाली सीट आसानी से मिल गई और देरी किए बिना मैं जाकर उस पर ढेर हो गया। कुछ देर बाद बस अपने सफ़र पर आगे बढ़ी। शहर से निकलकर जैसे ही बस ने सरिस्का के जंगलों का रुख किया, तो मैं प्रकृति के मध्य उसका आनंद लेने में मशगूल हो गया। सरिस्का के जंगलों में बस सांप की तरह बल खाती हुई गुजर रही थी कि अचानक बस ड्राइवर ने बस के ब्रेक लगाए। शाम के लगभग 5 बजे का समय हो रहा होगा। सभी सवारियां समेत मैं भी एकदम चौंक गया। सभी एक स्वर में कंडक्टर से बोले, क्या हुआ है भाई, बस कैसे रुक गई? कंडक्टर ने भी सामने सड़क की तरफ इशारा करते हुए बताया, एक बाघिन बीच सड़क पर अपने 3 शौकों के साथ है। बाघिन बीच सड़क पर आराम से सो रही थी और उसके शावक उसके पास ही खेल रहे थे। लगभग 5-10 मिनट बाद ड्राइवर ने बस के हॉर्न 1-2 बार बजाए, पर ना तो बाघिन और ना ही उसके बच्चे टस से मस हुए। फिर वैसे भी जंगल के कोर एरिया में हॉर्न बजाने पर पाबंदी होती है। इधर बस के अंदर सारी सवारियां अपनी अपनी सांस रोककर बैठी थीं। लगभग 1 घंटे बाद बाघिन अपनी जगह से उठकर जंगल में चली गई और उसके पीछे पीछे उसके तीनों शावक भी चल दिए। तब बस भी आगे बढ़ चली। जंगल की सुंदरता और बस के बाहर चलने वाली बसंत की हवा की रमक से मेरी आंख लग गई। करीब करीब 1 घंटे बाद मेरी आंखें खुली। तब मुझे लगा शायद बस मेरे गांव के आसपास रुकी हुई है। पर यह क्या? मैंने नींद की खुमारी से बाहर आकर देखा तो पाया बस तो अभी तक बीच रास्ते में है और बाहर क्षितिज पर सूरज भी अब छिपने ही वाला था। मेरे मन में हल्की सी घबराहट होने लगी, क्योंकि मेरे अनुमान से अब तक तो मुझे गांव पहुंच जाना था, पर वास्तविकता में बस तो अभी रास्ते में ही थी। बस भी मुझे काफ़ी खाली खाली लगने लगी थी। कुछ पलों में बाकी यात्रियों की बातों से मुझे पता चला कि बस में से कुछ सवारियां जा चुकी थीं। बस में अब कुछ इक्का दुक्का लोग ही बैठे थे। तब मैंने अपने पास बैठे एक सज्जन से पूछा, भाई साहब क्या हुआ है? वह सज्जन बड़े ही मित्रवत होकर कहने लगे, अरे यार, थाना गाजी निकलते ही इस बस में कोई खराबी आ गई तो बस वहाँ पर ही बंद पड़ गई। पर ड्राइवर की कोशिशों से कुछ ही पलों में यह फिर से शुरू हो गई। बाकी रास्ते भर में झटके लेकर चल रही थी। कैसे न कैसे करके यह अजबगढ़ तक पहुँच गई और यहाँ पर आकर यह एक बार फिर से पूरी तरह बंद हो गई। जब काफ़ी समय तक भी बस शुरू नहीं हो रही थी, तब बस का कंडक्टर बस के अंदर हमारे पास आया और हम सब बाकी लोग से बोला, भाइयों, एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है और अब बस आगे नहीं जा पाएगी। हम लोगों के चेहरों पर निराशा आने लगी। उसने आगे कहना जारी रखा, और अब सवेरे जब पहली बस इस रूट पर से आएगी तभी कुछ व्यवस्था हो पाएगी। अब हम एक दूसरे की शक्लें देखने लगे और वह अपनी रो में कहता चला गया, तब तक आप चाहो तो यहाँ रुक सकते हो, वरना अपने अपने रास्ते जा सकते हो। कंडक्टर के इतना कहते ही अब बची हुई सवारियाँ भी अब बस से उतरने लगी। तब मैंने फिर से उन्हीं सज्जन से कहा, भाई साहब, अब आप सब कहाँ चल दिए? मेरी बात सुनकर वह सज्जन बोले, अरे भाई, अब जब अगली बस की व्यवस्था तो कल सवेरे ही होनी है, तब क्या हम सवेरे तक यहाँ बैठकर इंतजार करेंगे? अरे उससे बढ़िया तो हम सभी पैदल पैदल अपने अपने गांव चले जाएंगे। इस खटारा बस में बैठे रहकर सुबह तक झक थोड़ी ही मारेंगे। और वैसे भी हमारा गांव बस यहाँ से 5 कोस दूर ही तो है, इतना तो हम पैदल भी चल लेंगे। उसकी बातें सुनकर मैंने भी तुरंत विचार किया। पूरी रात इस जंगल में सड़क के बीचों बीच एक खटारा बस में निकालने से तो अच्छा है इनके साथ पैदल पैदल निकल ही लेता हूँ। जहाँ तक ये जाएंगे इनका साथ रहेगा, उसके बाद अपना रास्ता अपन खुद काट लेंगे। और वैसे भी मैं कई साल बाद गांव आया था। अपने गांव आने का भी एक अलग ही उत्साह मुझ में था।
तब मैंने उससे कहा, भाई साहब, आपके गांव से गोला का बांस कितनी दूर है? मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, हमारे गांव से बस 2 कोस आगे ही तो है। तभी उन लोगों में से एक वृद्ध बोले, बेटा, तुम गोला का बांस जाओगे, उससे अच्छा रहेगा या तो तुम हमारे साथ हमारे गांव चलो, या तुम आज की रात इसी बस में गुजारो। रात के समय तुम्हारे गांव जाना उचित नहीं रहेगा। भूत प्रेत घूमते हैं वहां के रास्तों में। उस बुढ़े की बातें सुनकर मैं फिर से सोच में पड़ गया। मुझे एक बार फिर से सोच में देख कर वह सज्जन मेरे कान में फुसफुसाए, अरे ऐसे क्या सोच रहे हो भाई? मुझे तो तुम पढ़े लिखे लगते हो, भरे पूरे जवान भी हो, तब भी तुम ऐसी दाकियानूसी बातों पर विश्वास करते हो। अब तुम कुछ ज़्यादा ही चिंता कर रहे हो। मैं कहता हूँ अपनी रात इस बस में गुजारने से अच्छा है तुम भी अपने गांव चले चलो। उसकी बात मुझे काफ़ी हद तक ठीक लगी। मैंने भी जोश में भर कर कहा, ठीक है, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। यह कहकर मैं भी उस टोली के संग हो लिया। लगभग 2 घंटे लगे। रात के 9 बजे का समय रहा होगा। उनके साथ चलते चलते बातों ही बातों में 2 घंटे कब कटे पता ही नहीं चला। सभी लोग अपने अपने नए पुराने किस्से सुनाए जा रहे थे। अब बड़ा ही आनंद आ रहा था। कभी जीवन में समय मिले तो अनजान व्यक्तियों से मिलना, बातें करना, उनके अनुभव सुनना बड़ा रस मिलता है। बस उस रस का आनंद लिए हुए हम चल रहे थे। कुछ देर बाद हमारे सामने एक तिराहा आया। तब वह सज्जन मुझसे बोले, बस यहाँ से इस दाएं वाली सड़क पर चले जाना। यहाँ से लगभग 1 घंटा चलने के बाद तुम्हारा गांव आ जाएगा। थोड़ा रुक कर उन्होंने फिर से कहा, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ हमारे गांव चले चलो। आज की रात वहां गुजारना, सवेरे सवेरे तुम अपने गांव चले जाना। एक रात के लिए हमारा भी आतिथ्य स्वीकार कर लो। उस जमाने में व्यक्ति में इतना प्रेम, इतना सहयोग था कि किसी अनजान की मदद के लिए लगभग प्रत्येक व्यक्ति पूर्णतया हृदय से तत्पर रह करता था। मेरे मन में एक बार फिर से विचार आया, क्यों ना इनके साथ चलूं, परंतु दूसरे ही पल मेरी यादों में दादी का दुलार भी चला आया। कई साल हो गए उनसे मिले हुए। क्यों ना आज तो मैं गांव पहुंचकर अपनी दादी को आश्चर्यचकित कर दूं। आज मेरे गांव पहुंचने पर जो खुशी दादी के चेहरे पर झलकेगी वह देखने लायक होगी। मैंने उनसे विदा ली। अब मुझे यूं अचानक अपने गांव जाते देख वही वृद्ध फिर से मेरे पास आकर मुझसे बोले, देख लो बेटा, जा तो तुम रहे हो, परंतु मेरी एक बात का स्मरण रखना। अगर कोई पीछे से तुम्हें आवाज़ लगाए तो रुकना मत, और पीछे मुड़कर तो भूल कर भी मत देखना। मुझे तुम अच्छे आदमी मालूम होते हो, तो बस इस बुढ़े की बात का मान रखना। मैं नहीं चाहता तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान हो। बस इस सड़क पर सीधे सीधे चले जाना, तुम कहीं रुकना नहीं। बस 1 घंटा चलने के बाद तुम अपने गांव पहुंच जाओगे। उस वृद्ध की बात सुनकर मैं मुस्कुराया और उनके पैर छुए। फिर मैंने उन सज्जन और बाकी सभी को धन्यवाद दिया और उन वृद्ध बाबा की बात मानकर अपने रास्ते अकेला चलने लगा। चांदनी रात में गांव का माहौल बड़ा सुहाना लग रहा था। सड़क के दोनों ओर के खेतों से आती मदमस्त हवा के झोंके एक अलग ही सुकून का एहसास करा रहे थे, मगर दूर जंगल से आने वाली जानवरों की अजीबोगरीब सी आवाज़ें माहौल को थोड़ा डरावना बना रही थीं। अब पैदल चलते चलते लगभग 30 मिनट बाद मुझे एक आवाज़ आई, रुको, अरे भाई जरा रुको तो। वह आवाज़ सुनकर भी अनजान बनकर मैं चलता रहा। कुछ कदम और चलने के बाद एक फिर से आवाज़ आई, अरे भाई रुको तो सही, हम भी आ रहे हैं। पर उन वृद्ध की बात मान ना तो मैंने पीछे मुड़कर देखा और ना ही मैं रुका। बस मैंने अपनी चाल थोड़ी धीमी कर ली थी। मैं समझा शायद बस की कोई सवारी पीछे छूट गई होगी, जो अब तक हमारी उस टोली के पीछे आ रहे होंगे, और अब रात गहराने की वजह से
शायद साथ साथ चलना चाहते होंगे। मैं अभी तक यह सोच ही रहा था कि कुछ ही पलों में दो आदमी मेरे बगल में आ पहुंचे। मैं बातें आगे बढ़ाने को बोला, क्या बस में से लेट उतरे हो या फिर तुम दोनों से तेज चला नहीं जाता? मेरी बातें सुनकर उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, हाँ भाई, बस ऐसा ही कुछ समझ लो। मैं भी उनके साथ हो लिया। एक नज़र जब मैंने उन्हें देखा तब पाया उन दोनों ने सालों पहले चलने वाले नए चमचमाते कपड़े पहने हुए थे। उन दोनों का हुलिया देख मुझसे रहा नहीं गया। मेरे मुंह से रोकते रोकते निकल ही गया, क्या किसी शादी में से आए हो? मेरी बात सुनकर वे तुरंत बोले, आए नहीं, जा रहे हैं। वह क्या है, हम पंडित जी को लेने गए थे पर वो हमें मिले नहीं। फिर हम क्या करते, बस जा रहे हैं खाली हाथ। मैंने हंसते हुए कहा, अजी कहाँ, पंडित तो आदमी का सांस शमशान तक नहीं छोड़ते। अब मुझे ही देख लो, मैं भी पंडित हूँ। अब कहो, छोड़ा पंडित ने साथ? मेरी बात सुनकर वो दोनों हंसते हुए बोले, पंडित जी, तो आप ही क्यों ना हमारे साथ चलकर इस विवाह को निपटा दें। शायद भीतर ही भीतर मेरे कर्म ने मुझे पुकारा। यह भी शुभ कार्य है और शायद यही नियति है, अन्यथा मुझे इस समय तक गांव में अपने घर पर होना था, यह रास्ते पर नहीं। शायद यह कार्य मेरे हाथों हो ना हो। यह सब सोचकर मैंने उससे कहा, शादी कहाँ पर होने वाली है? मेरे सवाल के जवाब में दोनों एक साथ बोले, बस यहाँ से थोड़ी दूरी पर है। थोड़ा सा रुक कर वह दोनों फिर बोले, वैसे पंडित जी आपको जाना कहाँ तक है? मैंने कहा, गोला का बांस तक। वे तुरंत बोले, अरे वहाँ तो शादी की जगह से नज़दीक ही पड़ेगा। पंडित जी, आप हमारे यहाँ के कार्यक्रम को निपटा कर तुरंत चले जाना। हमारे यहाँ से आपको अपने गांव जाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैं हंसते हुए बोला, भाई चलिया तो जाऊंगा, पर दक्षिणा का क्या? वो बोले, पंडित जी आप जो मांगोगे वह मिलेगा। मैंने मन में विचार किया, 2 से ढाई घंटे की बात है, लगभग 9:30 तो बज चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 12 बजे तक इस कार्य से भी फ्री हो जाएंगे। और वैसे भी अगर मैं इनके साथ नहीं जाता हूँ तो बिना पंडित के विवाह पूर्ण नहीं माना जाएगा। मैं तैयार हो गया और बोला, कहाँ जाना है? वह बोले, बस थोड़ी दूर। बस पंडित जी, वहाँ सामने जो दीवार दिख रही है उसके दूसरी तरफ ही विवाह समारोह स्थल है। बस कुछ ही पलों में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। वह दीवार दूर से छोटी दिख रही थी, जो कुछ पलों में जैसे जैसे मैं उस दीवार के पास पहुँच रहा था, लगभग 10 फीट ऊंची दीवार मुझे सामने नजर आई। मैं उन दोनों से बोला, अरे यार, इस दीवार को पार कैसे करेंगे? वो दोनों दीवार पर चढ़ते हुए और मुझे हाथ देकर चढ़ाते हुए बोले, बस पंडित जी, ऐसे ऐसे पता नहीं कैसे उन्होंने 10 फीट ऊंची दीवार चंद सेकंड में खुद और मुझे भी पार करा दी। नीचे कूदते ही कुछ पलों के लिए मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, परंतु उस जगह वातावरण के चलते अगले ही पल जो मैंने महसूस किया वह मेरे अंदर कहीं दब सा गया। जैसे हम कभी किसी साधु या महात्मा के तपस्या स्थल पर जाकर हमें अपने अंदर चलने वाले दैनंदिन विचारों से, दिमाग में भरी अनेकों चिंताओं से, उस स्थान के प्रभाव से या उन महात्मा की शक्तियों के प्रभाव से कुछ समय के लिए मुक्ति से मिल जाती है। कभी कभार हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं जिनके पास बैठने से हमें एक अलग प्रकार की खुशी, आत्मिक शांति का अनुभव होता है। एवं कभी कभी किसी व्यक्ति को देखते ही हमें अनायास, बिना किसी परिचय के उनसे स्वतः ही घृणा का सा अनुभव होता है, या अनुभव उस व्यक्ति स्थान की मानसिक आध्यात्मिक शक्ति का होता है। कभी आप भी स्वयं से अथवा स्वयं पर अनुभव कीजिएगा। इस तरह की मानसिक शक्ति लगभग हर मनुष्य में होती है, परंतु कुछ लोगों की मानसिक शक्तियां सामान्य मनुष्य से कहीं ज़्यादा होती हैं। कई मनुष्य को तो यह भी नहीं पता होता
कि खुद उनके वाइब्रेशंस इतने पावरफुल हैं, तो उस समय जब हम उनके संपर्क में होते हैं, उनकी मानसिक शक्तियाँ या कहे वाइब्रेशंस हमें हमारे व्यवहार में खुशी, संतुष्टि, शांति, घृणा आदि कुछ समय के लिए, जब तक हम उस स्थान या उस मनुष्य के पास रहें, तब तक अपने प्रभाव में ले लेती हैं। और इसी तरह मेरे अंदर जो एक संशय आया था, वह भी उन शक्तियों के प्रभाव से कुछ ही पलों में दब गया। अब मेरी आंखों के सामने एक बहुत ही भव्य और बड़ा सा पंडाल लगा था, जो दीवार के उस पार से मुझे दिखा ही नहीं। यहाँ पर भी कुछ पल के लिए मेरे मन में एक छोटा सा विचार आया, पर पुनः उस स्थान और दोनों व्यक्तियों के प्रभाव से फिर से मेरे अंततः में कहीं दब गया। आगे चलकर हमने पंडाल में प्रवेश किया। उस पंडाल का दरबान पैनी नज़रों से मुझे घूरने लगा। मैंने सोचा शायद मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, इसलिए यह मुझे इस तरह से घूर रहा है। पर यह क्या, पंडाल में मौजूद हर शख्स की आंखें अब शायद मुझ पर ही टिक गई हैं, हंसते हुए। अरे भाई, मैं इतना भी गबरू जवान नहीं। पर अभी पंडाल में मुझे अलग अलग तरह की मिठाइयों की खुशबुओं ने अपनी तरफ खींच लिया, और उन लोगों को देखने के तरीके पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। लगभग खाना खाए मुझे अब 10 से 11 घंटे का समय हो गया था, तो भूख अपने चरम पर थी। और यहाँ तो आप जानते हैं, जब भूखे के सामने रूखी सूखी रोटी आ जाए तो वह उन्हें भी बड़े चाव से खाता है। और यहाँ तो विभिन्न तरह के मिठाइयों के ढेर लगे थे, जिनकी खुशबू मेरे सर चढ़कर बोल रही थी। मैंने देखा पंडाल के अंदर दिन जैसा उजाला हो रहा था, जैसे रात में किसी ने यहाँ कोई छोटा सा सूरज लगा दिया हो। भूख के मारे में व्याकुलता इतनी चरम पर थी कि मैंने गौर ही नहीं किया कि ये चमक किसकी है। थोड़ा आगे जाने पर देखा कि कुछ लोग राजसी वस्त्र पहनकर घूम रहे हैं, कुछ सामान्य लोगों की पारंपरिक वेशभूषा में थे। तभी मेरे सामने दाहिनी तरफ से कुछ सुंदर सी युवतियों की टोली गुजरी, जो मुझे देखकर हंसती हुई थोड़ा आगे जाकर रुक गई। उस टोली में 2 युवतियां ने राजसी वस्त्र धारण किए हुए थे, बाकी युवतियों ने स्त्रियों की पारंपरिक वेशभूषा ही पहनी हुई थी। उन युवतियों को देख मैं कुछ पल को रुक कर उन्हें निहारने लगा। मैंने मेरे अब तक के जीवन में उन युवतियों जैसी सुंदर कोई युवती देखी नहीं थी। मेरे मन से भोजन का विचार जाता रहा, और जैसे मेरी आंखों में उन सुंदर युवतियों का चेहरा बस गया हो। कुछ पल को मैं उनके रूप यौवन में खो सा गया। तब जो व्यक्ति मेरे साथ थे, उनमें से एक मुझे एकटक उन स्त्रियों की तरफ देखते हुए बोला, तो चले पंडित जी। मैं थोड़ा झेप सा गया। हाँ हाँ, क्यों नहीं। उनमें से एक, पहले आप भोजन कर लीजिए, फिर विवाह की रस्म पूरी करवा दीजिएगा। मैं उनके साथ थोड़ा आगे चला। मैंने पलटकर उन युवतियों की तरफ देखा। वह अब भी मुझे हंसते हुए खाने वाली नजरों से देख रही थी। मैं उन दोनों से बोला, अरे भाई, इस गांव में किसकी शादी है जो इतनी धूमधाम से हो रही है? हर कोई इतनी शानो शौकत के साथ घूम रहा है। उनमें से एक बोला, हमारी राजकुमारी जी की। मैं हंसते हुए कहा, क्या यार, आज के जमाने में कहाँ का राज, कहाँ की राजकुमारी। मैं खुद से ही लगता है किसी धन्ना सेठ के यहाँ शादी है। उन दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला और मुझे एक बड़े से कमरे में बैठा कर चले गए। मैंने खड़े होकर कमरे में सरसरी सी नजर डाली। देखा वह कमरा किसी राजा के कमरे से कम नहीं था। अभी कुछ क्षण पहले मैं जिस पर बैठा था, वह आम पलंग नहीं, सोने का पलंग था, जिसका नरम नरम गद्दा मुझे उस पर निद्रा के लिए आमंत्रित कर रहा था। मन में आया कुछ पल के लिए ही सही, इस नरम स्वर्ण पलंग पर लेट अपने उत्सुक मन को कुछ समय के लिए ही राजसी आनंद दिला दूं। मैंने कमरे के बाहर आकर देखा, दूर दूर तक वह दोनों नजर नहीं आए। मैं कमरे में वापस आकर निश्चिंत होकर उस स्वर्ण पलंग पर लेट गया।
लेटकर कुछ क्षण मैंने पलकें मूंदी और अपने ईश्वर को मेरे जीवन में इस सुनहरे पल को लाने के लिए धन्यवाद दिया। लगभग रात के 11 बज रहे थे कि अचानक मेरे सामने घोड़े पर राजसी वस्त्र पहने एक आदमी प्रकट हुआ, जिसके चेहरे पर एक अलग सा ही तेज था। शरीर एक दिव्य आभा लिए हुए था और गरजती हुई आवाज में मुझसे बोले, अरे ब्रजमोहन, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने कहा, जी आप मुझे कैसे जानते हैं? वह बोले, अरे मैं तो तेरे सारे खानदान को जानता हूँ, पर यह बता तू यहाँ कैसे आया? मैंने कहा, शादी कराने आया हूँ। तो उनकी आंखें लाल अग्नि की भांति जलने लगी थी और उन्होंने उन्हीं जलती आंखों से वह मुझे देखा और बोले, चल घर चल। मैंने कहा, अरे पर यहाँ पर अभी शादी की रस्में तो हुई नहीं, अब फिर मैं ऐसे कैसे आपके साथ जा सकता हूँ? और फिर ब्राह्मण हो, अपना समय निकाल कर आया हूँ, जब तक दक्षिणा न मिले मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने अपनी आंखें ततेड़ते हुए कहा, क्या बिना दक्षिणा के नहीं जाएगा? मैंने कहा, नहीं। वे थोड़ा नरम हुए। उन्होंने अपने घोड़े पर से एक थैला उतार कर मुझे दिया, जो शायद कुछ देर पहले घोड़े पर था ही नहीं, और मुझे देख कर बोले, ले मिल गई तेरी दक्षिणा, अब ठीक है घर चल। मैंने कहा, पर मुझे भूख भी बहुत जोरों की लगी है, थोड़ा यहाँ रुक कर खा पी कर चलते हैं ना? वो हंसते हुए बोले, थैले में से मिठाइयाँ निकाल कर खा ले, बहुत सारी तुझसे खत्म ना होंगी। मैंने मुस्कुराकर थैले में से मिठाई निकाली। जैसे ही मैंने थैले में से मिठाई निकाल कर खाई, अचानक वहां का माहौल पूर्णतः बदल गया। जिस स्थान पर अभी दिन का उजाला था, अब वहां अमावस्या की काली रात जैसा अंधेरा व्याप्त था। थोड़ी देर पहले जिस स्थान पर विवाह का उल्लास मधुर संगीत के रूप में सुनाई दे रहा था, अब वहां भयानक चीखों और मृत्यु शोक का कृदंत, प्रेत पिशाचों और चुड़ैलों के अट्टहास सुनाई दे रहा था। ऐसी भयानक हृदय विदारक आवाजों से मेरे हृदय की धड़कन असामान्य होने लगी थी। मैं आंखें फाड़कर उस दिल दहला देने वाले मंजर को देखने लगा। उस जगह हमारे करीब करीब 15 फीट के व्यास में सैकड़ों भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैले हमें चारों तरफ से घेरे खड़े थे। मेरे हाथ कांपे, पैरों में अब खड़े रहने की ताकत न थी। खाली पेट मैं गुड़गुड़ होने लगी। कान के पीछे से पसीना बह निकला और उसी आवेग में खाली पेट में जो कुछ था वह बाहर निकल चुका था। उल्टी कर मैं सीधा हुआ तो देखा किसी प्रेत के सर नहीं था, तो किसी भूत के पैर, किसी चुड़ैल की आंखें नहीं थी, फिर भी वह मुझे देख रही थी, और किसी पिशाच की गर्दन गोल गोल घूम रही थी। मेरे मुंह से अब बस यही निकला था, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। वह सारे एकटक मुझे घूर रहे थे और अपनी जीभ बार बार लपलपा रहे थे। उनके हाथ ऐसे चल रहे थे जैसे वो अभी मुझे नोच नोच कर खा जाएंगे। उनके नाखून तेज धार वाले चाकू से भी तेज नजर आ रहे थे। मैंने डरते हुए बाबा से कहा, बाबा यह क्या है? वह बोले, बेटा आज तू दावत में नहीं आया था, बल्कि यहाँ तेरी दावत होनी थी। अच्छा हुआ मैं समय पर आ गया, वरना तू तो आज जिंदा बचता ही नहीं। मैं भर्राए हुए गले से कहा, पर मैं तो अभी भी नहीं बचूंगा। और मैं ही क्या, ऐसा लगता है यह सब आपको और आपके घोड़े को भी नोच नोच कर खा जाएंगे। बाबा बोले, तू डर मत, बस मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करना। मरता क्या न करता। मैं तैयार हो गया और बोला, आदेश। वह बोले, तू मिठाई खाते हुए मेरे आगे आगे चल, मैं तेरे पीछे पीछे चलता हूँ। मैंने रोते हुए बाबा से कहा, तो यह मुझे पकड़कर चीर फाड़ कर बिना सेके खा जाएंगे? बाबा हंसते हुए बोले, अच्छा मौत सामने है और तुझे मजाक सूझ रहा है? बाबा, मजाक नहीं, सच कह रहा हूँ। हाँ बाबा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बाबा बोले, अच्छा तो मैं तेरे बराबर चलता हूँ, तू मेरे साथ साथ।
तब उन्हें अपनी कमर से एक चमचमाती हुई तलवार निकाली, जिसमें से सूरज की सी रश्मियां निकल रही थी, और उसे देख वहां पर उपस्थित सभी भूत प्रेत अपनी अपनी जगह से दो दो कदम पीछे हो गए। यह सब देख मुझे में भी थोड़ी सी जान आ गई। मैं धीरे धीरे चलने लगा। बाबा मेरे बराबर और कुछ भूतों को छोड़ बाकी हमारे पीछे पीछे चलने लगे। अभी कुछ ही कदम चले होंगे कि एक चुड़ैल चमगादड़ की तरह हवा में उड़ती हुई मेरी तरफ आई। चुड़ैल मुझसे कुछ ही दूरी पर थी कि बाबा की तलवार चली और वह चुड़ैल चीखते हुए हवा में राख बन धूल हो गई। यह सब देख मेरी आंखों में चमक आ गई और वहां मौजूद बाकी के भूत और दो दो कदम पीछे हो गए और अपने अपने स्थान पर ठहर गए, और मैं भी वहीं रुक गया। मुझे रुकता देख बाबा भी रुक गए। मैं बाबा के चरणों में झुक गया। हे प्रभु, मुझसे गलती हो गई। मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप सामान्य नहीं हैं। मुझे लगता है आप हमारे कुल देवता श्री बालाजी महाराज तो नहीं, क्योंकि जिस तरह आपने एक झटके में उस चुड़ैल को सीधा नरक भेज दिया, ऐसी शक्ति मेहंदीपुर वाले बाबा जी के अलावा और अन्य किसी में नहीं। वह कहते हैं ना, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मुझे आप साक्षात बालाजी महाराज के ही रूप लग रहे हैं। बाबा हंसते हुए बोले, ब्रजमोहन, तू लगभग लगभग पहुंचा है, सटीक अभी भी नहीं पहुंचा। पागल, इस छोटे से काम के लिए क्या महाराज खुद आएंगे? मैं तो उनकी फौज में से एक अदना सा व्यक्तित्व हूँ। मुझे सब प्रेतराज सरकार के नाम से जानते हैं। जब मुझे यहाँ लाया गया तभी महाराज ने मुझे आदेश दिया। मैं तुरंत यहाँ पहुंचा। अगर मुझे पहुंचने में थोड़ा सा भी समय और लगता तो आज तू नहीं बच पाता। ये सभी दुष्ट शक्तियां बस तेरे नींद में जाने का ही इंतजार कर रही थी। जैसे ही तू नींद में जाता तो ये तुझे नोच नोच के खा जाते। मैं उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। अब मुझे किसी प्रकार का भय नहीं था, क्योंकि मेरे साथ साक्षात बजरंग बली महाराज जी की शक्ति चल रही थी। अब मेरी आंखों में मृत्यु का भय नहीं, प्रभु की शक्ति का नशा छाने लगा और मैं पुनः उनके साथ चल पड़ा। थोड़ा आगे जाने पर मैंने देखा कि एक आदमी की लाश बिना किसी सहारे के हवा में लटक रही है और दो चुड़ैलें उनके चेहरे से घिन टपक रही थी। अत्यंत भयानक और डरावना चेहरा, खून से सना मुंह, जानवरों जैसे दांत, लंबे लंबे नाखून, काले बड़े बड़े बाल, कपड़ों की जगह शरीर पर लिपटी हुई काली कतरनें लटक रही थीं, और वह दोनों उस लाश को नोच नोच कर चपड़ चपड़ की आवाजें करती हुई खा रही थीं, और उस लाश से टप टप करके खून की बूंदें नीचे एक मानव कपाल में एकत्र हो रही थीं। जैसे ही हम उन चुड़ैलों के पास से गुजरे तो वह चुड़ैलें बाबा को देख चीखती हुई वहां से भागी। उनकी चीखों ने एक विशाल प्रेत को आमंत्रित किया, जिसकी ऊंचाई लगभग 15 फीट रही होगी। ऐसा जैसे मांस के अनेकों लोथड़ों को आपस में सिल के किसी ने शरीर बनाया हो। चेहरे की खाल जगह जगह से लटकी हुई, आंखों की जगह दो खाली पड़े कोटर भैंस की तरह वह प्रेत दूर से दौड़ता हुआ हमारी तरफ आया। आते ही उसने मुंह खोला और उसकी अजगर सी लंबी जीभ लपलपाते हुए बाहर निकली, और जीभ ने उस लाश के नीचे जो नरमुंड था उसे उठाकर उस प्रेत के मुंह पर लगा दिया, जिसे वह एक ही सांस में पी गया। और फिर उसकी जीभ ने उस नरमुंड को एक तरफ उछाल दिया। भूमि पर पड़ते ही उस नरमुंड के टुकड़े टुकड़े हो गए और वह प्रेत एक झटके के साथ हमारी तरफ लपका। और उसी समय बाबा ने भी अपनी तलवार उस प्रेत की तरफ फेंकी। वह तलवार उसे चीरते हुए निकल गई और वह प्रेत दो हिस्सों में कट गया और उसके शरीर के दोनों टुकड़े विपरीत दिशा में धम्म से जमीन पर गिर पड़े। और आश्चर्य, जो तलवार बाबा ने उस प्रेत की तरफ फेंकी थी वह वापस उनके हाथ में आ गई। अब किसी भी भूत प्रेत की मेरी तरफ आने की हिम्मत ना हुई।
और कुछ ही समय में हम भानगढ़ की सीमा से दूर आ गए। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वह अपनी सीमा में खड़े हो मुझे नोचने वाली हरकतें करते हुए बेबस हो अपने शिकार को जाते हुए देख रहे थे। मैंने मुस्कुराते हुए बगल में चल रहे बाबा से कहा, बाबा एक बात बोलूं?" "हाँ जरूर," मुस्कुराते हुए बाबा बोले। "यहाँ जो हुआ वह सब मैंने देखा, और अब मुझे इस बात का यकीन हो गया है कि जैसे इस दुनिया में ईश्वर है, उसी तरह दुष्ट शक्तियां भी अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। परंतु इन शक्तियों की उस परम शक्ति के आगे एक नहीं चलती। पर मुझे यहाँ लाने वाले वह दो आदमी कौन थे?" बाबा हंसते हुए कहते हैं, "ब्रजमोहन, तू अभी भी नहीं समझा। वह दोनों कभी आदमी थे ही नहीं।" "मतलब?" बाबा हंसते हुए, "मतलब यही कि वह दोनों उसी तांत्रिक सिंखा के अत्यंत शक्तिशाली प्रेत थे। अगर तुमने रास्ते में उनकी आवाज सुनकर पलटकर देखा होता, या फिर तुम्हारे शरीर पर यह पवित्र यज्ञोपवित्र नहीं होता, तो अब तक तुम जिंदा नहीं बच पाते। ब्रज ब्रजमोहन, एक बात बताओ, उस तांत्रिक सिंघा के बारे में तो तुम्हें मालूम ही होगा?" "मैं पूरी कहानी तो नहीं, पर इतना जरूर पता है कि एक तांत्रिक ने रानी को बस में करने के लिए तेल दिया, और वह तेल पत्थर पर गिरा, और उसी पत्थर से उस तांत्रिक की मौत हो गई। तांत्रिक ने मरते मरते इस शहर को श्राप दे दिया, और उसी समय से लेकर यह जगह आज भी वीरान है। भूतों का गढ़ भानगढ़ है।" यही सब बातें करते करते हम गांव की सीमा में पहुंचे। मैं एक बार मुड़कर भानगढ़ की तरफ देखा और वापस पूर्वत हुआ तो मेरे बगल से बाबा गायब हो गए। मैं चौंका, तभी एक आवाज आई, "ब्रजमोहन, सीधे घर जा, अब तू सुरक्षित है।" मैंने मन ही मन बाबा का धन्यवाद किया और घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचते ही घर के बाहर देवताओं के निमित्त जो स्थान है, न जाने क्यों मेरा मन हुआ मैंने वहां घोक लगाई और गेट बजाया। अंदर से चाचा आए। अब मुझसे पूछा, "कैसे, कब आया?" तब तक मेरी आवाज सुन दादी समेत सभी परिवारजन बाहर आ गए। मैंने सारी घटनाएं उन्हें बताई। दादी ने मेरी बलाई लेते हुए मुझे गले से लगाया। उनकी बूढ़ी आंखों में खुशी के आंसू थे। मेरे अचानक इस तरह उनसे मिलने की खुशी में उनके आंसू छलक आए। और इस तरह से जयपुर से शुरू हुआ मेरा सफर मेरे गांव, मेरे घर आकर पूरा हुआ। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। और हाँ दोस्तों, आने वाली कहानी भानगढ़ भूतों का गढ़ कैसे बना, इस पर मैं ला रहा हूँ। तो कहानी सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।